पर जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपाद किया? अश्वमेध जो होते थे, यहाँ मेध नहीं होना चाहिए, मेघ होना चाहिए, अश्वमेघों का, क्योंकि ये यज्ञ के प्रकार होते थे, जैसे वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, राजसू यज्ञ। तो किसने किए थे? ऑप्शंस को देखें तो पुष्यमित्र शुंग, प्रवर सेन, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये 4 जो हैं आपके नाम दिए हुए हैं। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज राइट, प्रवर सेन। ये वकाटक जो है धर्म था गुप्तोत्तर में, इससे संबंधित शासक थे प्रवर सेन, और इन्हीं के शासनकाल में जो है 4 वर्ष अश्वमेघ जो है वो संपादित कराए गए थे। तो कह सकते हैं ऑप्शन बी इज राइट, प्रवर सेन प्रथम। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी और बच्चों वाला प्रश्न हम कह सकते हैं कि ये है, और कई बार इस तरह के प्रश्न जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं। रितु, हाँ बी है, बट रितु प्लीज नंबर के साथ लिखिए तो ज्यादा कंफर्ट होता है। गुड आफ्टरनून रितु, कैसी हैं? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, जिसे कि हम विक्रमादित्य की उपाधि और अन्य उपाधियों से जानते हैं, अशोक महान और समुद्रगुप्त। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, तो याद रखिएगा जो विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी वो की गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे कि विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज राइट, समुद्रगुप्त। और जवाब सही आया भी है पूनम और रितु दोनों का ही। और किसने कहा था, तो याद रखिएगा विसेंट ऑर्थर स्मिथ जो था, ऑर्थर स्मिथ ने इसकी विजय पर और इनकी जो है उपलब्धि पर जो है ये नाम दिया था। हेलो अखिलेश, तो याद रखिएगा विसेंट ऑर्थर ने इसकी विजय जो गाथा थी या उपलब्धियां थी या महानता थी, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया था। और इन्हीं के संबंधित जो है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है, तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त का जो है हमें उल्लेख मिलता है। अखिलेश, ये क्लासेस डेली होती है, अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस अलग अलग टीचरों द्वारा कराई जाती है। मेरी जो क्लास होती है वो सप्ताह में 3 से 4 दिन इसकी होती है, और 2 दिन क्लासेज मेरी जो होती है वो बिहार स्पेशल की होती है। जी बिल्कुल सही। कम टू नेक्स्ट, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था। आप जानते थे कि जो गुप्त शासक थे ये परम भागवत, भट्टारक, ऐसी उपाधियां, अधिराज, इनकी उपाधियां धारण करते थे। तो कौन शासक था जिसे पहली बार परम भागवत की उपाधि दी गई थी? इस प्रश्न को लेकर इतिहासकारों के बीच थोड़ा कन्फ्लिक्ट भी है, क्योंकि कुछ का मानना है कि समुद्रगुप्त को प्रथम बार जो है परम भागवत की उपाधि दी गई थी, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने पहली बार जो है परम भट्टारक की उपाधि जो है धारण की थी। अखिलेश, ये दिल्ली से क्लास चल रही है, तो इसका सही जवाब वैसे समुद्रगुप्त ही होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं जो है ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय यानी कि जो विक्रमादित्य था उसने सर्वप्रथम, लेकिन ज्यादातर जो है स्रोतों में समुद्रगुप्त ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इज राइट, परम भागवत या परम भट्टारक, भट्टारक, ये सभी उपाधियां जो दी जाती थी। ए नहीं होगा, रितु का सी आया है। रितु ध्यान से, चंद्रगुप्त द्वितीय भी सही है, हाँ कई जगह चंद्रगुप्त द्वितीय को भी सही माना गया है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले का शासक समुद्रगुप्त रहा था, और कई जो है सोर्स में मिलता है कि समुद्रगुप्त को भी जो है परम भागवत की उपाधि दी गई थी। वैसे आपका जवाब भी सही है, ए नहीं बल्कि बी। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ, जो प्रयागराज में स्थित अशोक स्तंभ है, किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? क्या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, समुद्रगुप्त?
तो मैंने अभी कहा था कि जो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है वो किससे है, वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो प्रयाग प्रशस्ति, वहीं इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है, तो ऑप्शन डी इज राइट, समुद्रगुप्त से संबंधित है। वैसे भी मौर्यों से संबंधित तो बिल्कुल नहीं था, ये गुप्तों से संबंधित था, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ था। बिल्कुल सही जवाब तो सही आ रहा है आज, बहुत अच्छी बात है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, यानी किसका अंकन है? क्या जहांगीर का, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह, यानी कि किस मुगल शासक का जो है अंकन मिलता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख पर? इसका जवाब आपको देना है कि इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा। तो याद रखिएगा, मुगलों में जो शासक था जहांगीर, जहांगीर का जो है नाम हमें इस पर, जहांगीर का लेख जो है ये अंकित मिलता है प्रयाग प्रशस्ति पर। कम टू नेक्स्ट, पृथ्विया प्रथम वीर, यानी पृथ्वी का जो है शासक कह सकते हैं, या पृथ्वी पर जो सबसे अद्वितीय शासक रहा हो, यानी उस पर विजय पाने वाला, इसके लिए ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं। उपाधि दी गई थी, किसे दिया गया था? पृथ्विया प्रथम वीर। समुद्रगुप्त को, राजेंद्र प्रथम को, ये दक्षिण भारत का शासक हुआ, चोल शासक, अमोघवर्ष को, या गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी किसकी बात हो रही है? सातवाहनों में जो एक शक्तिशाली शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी, या अमोघवर्ष जो चालुक्य वंश से संबंधित था राजेंद्र प्रथम, या समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए इज राइट, समुद्रगुप्त को कहा गया था, ये जो है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, मिलान करना है, यहां ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्न पूछा गया है, मैं कह रही हूं दावे से कि बहुत सारी पुस्तकों में जो है इसका वर्णन आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारी पुस्तकों में, मैं ये नहीं कह रही हूं कहीं भी नहीं, पर कम। तो ऐसे प्रश्नों के बारे में मेरा यही कहना है कि या तो आप एग्जैक्ट पता हो तो करके आए, या फिर स्किप कर दें, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, दो भी ऐसे ऑप्शंस नहीं देखने को जिसके बारे में हम ज्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के जो समकालीन नरेश थे और उनके राज्य की बात की जा रही है, तो उसका क्या होगा? तो आप याद रखिएगा, जो धनंजय था उसका जो संबंध था वो था कुस्तलपुर से। इसके अलावा नीलराज की बात करें तो वो औमुक्त से संबंधित था। उग्रसेन की अगर हम बात करें तो इनका संबंध पालक्का से था, और विष्णु गोपा की बात की जाए तो इनका संबंध कांची से था। ये दक्षिण भारत के राज्यों की बात की जा रही है, तो इसलिए और भी कम सुना हुआ लग रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट, 3 1 4 2। क्या सही जवाब हमारा है? 3 1 4 2 जो है सही जवाब है। जी बिल्कुल सही, 205 बहुत सही। ऋतु का जवाब सबसे पहले आया है, बहुत सही ऋतु। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ऐसा तो नहीं कि आप लोग पुस्तक को आगे रखे रहते हैं और जवाब देते हैं। देखिए उसमें नुकसान आपका होगा, क्योंकि आप ये रिवीजन की क्लासेज है, तो आप जितना सीखेंगे और जितना ये सही जवाब देंगे, इससे आपका खुद कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होगा कि हाँ हम इतने प्रश्नों का जो है सही जवाब दे रहे हैं। देख के अगर आप दे रहे हैं तो देखिए नुकसान आपका ही होगा, मेरा तो कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ सीखना है कि हम कितने प्रश्नों का जवाब जो है सही खुद से दे पा रहे हैं। यहाँ ये नहीं बनना है कि हाँ मैंने सारे ही प्रश्नों का जवाब सही दिया, बल्कि ये कि हम कितने प्रश्नों का खुद से, यानी हमें अभी कितना रिवीजन की आवश्यकता है, हमें अभी कितना जो है उस सब्जेक्ट को टाइम देने की आवश्यकता है। ओके, फिर तो अच्छी बात है। तो देवगुप्त जो दिया गया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का एक प्रतापी राजा था। इसे विक्रमादित्य के अतिरिक्त जो दिया गया था देवगुप्त, उसके अलावा देवराज, देवश्री, ये सभी उपाधियां दी गई थी। ये सब भी याद रखिएगा, अगर पूछा जाए तो ये उपाधियां भी दी गई थी। थैंक यू। नेक्स्ट, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ, आप जानते हैं
सबसे पहले तो ये बताइए कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, और वहां पर जो बना हुआ लौह स्तंभ है, जो गुप्त समय काल का सर्वोच्च उदाहरण, वास्तुकला में अगर बात की जाए तो गुप्तों के समय का सर्वोच्च उदाहरण या नमूना माना जाता है। ये एक ऐसा लौह स्तंभ है जिसपे आज तक जो है जंग नहीं लगी हुई है। तो ये बताना है किसकी स्मृति में यानी किसकी याद में बनवाया गया, क्या अशोक की याद में, चंद्र के हर्ष में, और अनंगपाल किसकी याद में बनवाया गया था। तो याद रखिएगा ये जो लौह स्तंभ बनवाया गया है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली के मेहरौली में स्थित है, तो वो याद रखिएगा चंद्र, और चंद्र शब्द इस स्तंभ पर जिसके लिए प्रयोग किया गया है, इतिहासकारों का मानना है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए ही हुआ था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके लिए चंद्र शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो ये अब साथ साथ बता दीजिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने, अच्छा रितु का जवाब आया है, बहुत सही रितु, ऐबक ने, जी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था और कुतुब मीनार की नींव रखी थी। उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत सही। शक विजेता किसे जाना जाता है, यानी शकों पर जो है किसने विजय पाया था, क्या चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त ने। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसी विजय पाने के पश्चात जो है इसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी और चांदी के सिक्के भी इसने जारी किए थे। और शकों में उस समय शासक कौन था, तो शक शासक रुद्रदामन जो है तृतीय था, उसे पराजित किया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और चांदी के सिक्के भी जारी किए गए थे, ये याद रखिएगा। कम टू नेक्स्ट, रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के की बात हो रही है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, क्या चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था या कुमारगुप्त था। आपसे पूछा जा रहा है किसने जो है चांदी के सिक्के जारी किए थे। वैसे तो इसका कहीं कहीं उल्लेख है कि कुछ चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा भी जारी किए गए थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शकों पर विजय के पश्चात जो शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए गए थे वो किए गए थे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, जिसने कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ऑप्शन सी इज राइट, बिल्कुल सही है जवाब। अब यहां पर हमें क्या है, कथन दिए हुए हैं, यानी कि स्टेटमेंट है, ये बताना है सही है या गलत है। स्टेटमेंट क्या है, पहला, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। जी बिल्कुल, ये जो इसके समय काल की जारी की हुई जो चांदी की मुद्राएं हैं, इनसे जो है हमें इसके समय काल के बारे में सही जानकारी प्राप्त होती है। बहुत सही रितु, पूनम, सभी का जवाब बहुत सही है। इन मुद्राओं की तौल यानी माप जो है कहा जाए कि कितना है, तो याद रखिएगा तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि ये जो सिक्के का वजन होता था, वेट की अगर बात की जाए तो वो होती है कितनी, 33 ग्रेन। आयुष ने लिखा है, कोई नहीं आयुष, फिर जब नींद आती ही है तो सो जाया करो, इसका तो कोई उपाय है नहीं। अब रात में ज्यादा देर पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियसली दोपहर में नींद आएगी। फोन पे इसीलिए कम ही पढ़ा करो रात को, नींद दोपहर में नहीं आएगी। एक और दो क्या दोनों कथन सही है, केवल एक सही है, न तो एक और केवल दो। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इज राइट, एक और दो, यानी रजत मुद्राएं भी थी और इन रजत मुद्राओं का जो वेट था वो 33 ग्रेन था। दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, बोथ आर राइट। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। हूण कौन थे, तो याद रखिएगा हूण जो थे मध्य एशिया के जनजाति समूह थे जो कि मलेच्छ भी कहलाते थे। तो पूछा जा रहा है हूणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था, क्या मौर्यों के शासन काल में, कुषाण के और गुप्त के, शुंग के। तो याद रखिएगा गुप्तों में भी स्कंद गुप्त के समय काल में, और ये जानकारी हमें भीतरी अभिलेख से प्राप्त होती है कि स्कंद गुप्त के समय काल में भारत में पहली बार जो है हूणों ने आक्रमण किया था। वो मध्य एशिया से थे और वे पश्चिम भारत से होते हुए भारत में जो है प्रवेश किए थे। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज राइट, गुप्त। और गुप्त में अगर सिंपली आपसे शासक के बारे में पूछ दे कि किस शासक के, तो स्कंद गुप्त। बहुत सही रितु।
किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया? भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख और उदयगिरी। देखिए उदयगिरी से हमें खारवेल शासकों की मेन जानकारी मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख वो इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख जो है इससे हमें जानकारी गुप्तोत्तर के समय काल की भी कुछ मिलती है और कुछ जानकारी हमें गुप्त के समय की भी मिलती है। तो मेन याद रखिएगा जो भीतरी स्तंभ लेख है इससे जो है हमें हूणों की पराजय का जो है वो उल्लेख मिलता है। जी बिल्कुल, गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है, बहुत सही, गाजीपुर, भीतरी अभिलेख। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदसौर प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण करता है? यानी इस अभिलेख में जो है हमें किस शासक के बारे में, उसकी विजय गाथा, उसकी उपलब्धि, उसकी श्रेष्ठता के बारे में पता चलता है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त और कुमारगुप्त। आपको बताना है किसके बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है मंदसौर। याद रखिएगा गुप्तों के बारे में भी है और गुप्तोत्तर में भी कुछ जानकारियां मिलती हैं। तो याद रखिएगा गुप्तों में जो शासक था कुमारगुप्त प्रथम, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कुमारगुप्त ने। तो कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मंदसौर प्रशस्ति से मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब ऐसे प्रश्नों में एक ही अंडरलाइन करना है, नहीं है। कुमारगुप्त, पतिक, प्रभावती गुप्ता और समुद्रगुप्त। ये तो टाइपिंग एरर है, एक सेकंड में देखती हूं क्या है। ओके, इधर है मंदसौर अभिलेख, उसके पश्चात जो है तक्षशिला, उदयगिरी, तक्षशिला अभिलेख, फिर उदयगिरी गुहा लेख, गुफाओं में क्योंकि है ये गुहा लेख, और एक जो है वो है एरण अभिलेख। क्या है? एरण अभिलेख। तो याद रखिएगा इनमें से सही नहीं तो बिल्कुल सही है। अभी हमने जस्ट चर्चा की कि कुमारगुप्त प्रथम का जो उल्लेख मिलता है किसमें? मंदसौर, बहुत सही है। और कल के सेशन में अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो याद रखिएगा कि हमने ये बात की थी पतिक और तक्षशिला अभिलेख की। कल के सेशन में जिन्होंने कल की क्लास देखी थी तो उन्हें याद होगा हमने पतिक और तक्षशिला की बात अभिलेख ही है। जी बिल्कुल। प्रभावती गुप्ता, याद रखिएगा कि संबंध उदयगिरी से जो संबंध है वो याद रखिएगा चंद्रगुप्त का है, चंद्रगुप्त का है, ना कि जो है प्रभावती गुप्त का है। और समुद्रगुप्त का संबंध एरण अभिलेख से है। एरण अभिलेख से याद रखिएगा भानुगुप्त का भी संबंध है, क्योंकि भानुगुप्त के एरण अभिलेख से ही जो है हमें सर्वप्रथम सती प्रथा का जो है प्रामाणिक साक्ष्य मिलता है। गुप्तों में जो एक शासक था भानुगुप्त, उसके ही एरण अभिलेख से जो है सती प्रथा जो है उसका प्रामाणिक साक्ष्य जो है हमें प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है ऑप्शन सी जो है राइट होगा, क्योंकि प्रभावती गुप्ता का संबंध उदयगिरी से नहीं था बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड का जो है इससे है। और उदयगिरी गुहा लेख से एक संबंध आपको मिल जाएगा खारवेल शासकों की, खारवेल, क्योंकि खारवेल शासकों द्वारा ही उड़ीसा के उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं पर जो है जैन भिक्षुओं के लिए रहने का स्थान जो है वो निर्मित कराया गया था। बहुत सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अरे आज तो टाइपिंग एरर है, इसे एक सेकंड। ये है पहले गया ताम्र लेख, उसके पश्चात है जौनपुर प्रस्तर अभिलेख,
जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। उसके पश्चात है आपका हरहा पसाण अभिलेख। ये यूपी पीसीएस में ही पूछा गया जरूर प्रश्न होगा, क्योंकि इसका संबंध उत्तर प्रदेश से ही है। और उसके बाद है देववणाक अभिलेख। एक मिनट, क्या है? वराणक अभिलेख, बिल्कुल सही। ये चारों हैं। टाइपिंग एरर है, थोड़ा ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां लिखा हुआ है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना क्या है, सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये यूपी स्पेशल यानी यूपी की जो हिस्ट्री है वहां से पूछा गया है। और जो सर्ववर्मन है उनका संबंध गया ताम्रलेख से नहीं है, बल्कि इनका संबंध जो है असड़गढ़ लेख से है, असड़गढ़ लेख से। तो पहला जो है वो गलत है सर। बाकी ईश्वर वर्मन का जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से संबंध है, ईशान वर्मन का हरहा पसाण अभिलेख, पसाण यानी पत्थर अभिलेख, और जीवित गुप्ता का देव बनाड़क अभिलेख जो है उससे संबंध जो है सही है। एंजल का जवाब है प्रभावती का जो संबंध है वो पूना अभिलेख। किसकी बात? अच्छा, बहुत सही, पूना अभिलेख से। थैंक यू एंजल, पूना अभिलेख। नेक्स्ट, यहां पर है आपको मिलान करना है, सही जो आंसर है उसका मिलान करना है। क्या है? एक तरफ शासकों का नाम दिया हुआ है, एक तरफ उनकी पत्नियों का नाम दिया हुआ है। किसकी पत्नी का नाम जो है क्या है? क्या है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम नाम जो है लिखा हुआ है। तो चंद्रगुप्त की पत्नी जो थी, आप जानते हैं चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम कुमारा देवी था। तो तीन देखें कितने में है, वैसे भी हम कर सकते हैं एलिमिनेट, फिर भी हम एक बार मिलाते हैं क्योंकि ये इजी ही प्रश्न है। समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेरा देवी, कुबेरा नाग, और कुमार प्रथम की अनंत देवी। 3 1 2 4 कितने लोगों का जवाब ए आ रहा है? 215 का 215 16 है जी, बिल्कुल सही है। 216 का भी जवाब है, ऑप्शन ए इज राइट। 3 1 2 4 यानी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी जो थी कुबेर नाग, और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी जो थी अनंत देवी थी। 16 का ए ऋतु का सबसे पहला जवाब आया है, बहुत सही। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? यानी पोर्ट की बात की जा रही है कि जो उस समय काल में जो है व्यापार होता था, उत्तर भारतीय व्यापार, वो कहाँ, किस पतन, पोर्ट से होता था? ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कल्याण और काम्बे। याद रखिएगा, भड़ौच गुजरात में है, ताम्रलिप्ति वो होगा बंगाल में, काम्बे भी जो है, काम्बे की खाड़ी गुजरात में ही है। तो इसका जो सही जवाब है लिखिएगा, तो वो है बंगाल में, क्योंकि बात किसकी की जा रही है? उत्तर भारतीय व्यापार। तो कहां? बंगाल से ज्यादा। तो ताम्रलिप्ति जो है वर्तमान के बंगाल से संबंधित, यहां से संचालित होती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते थे? यानी आयुर्वेद से संबंधित है। ये भी सेशन अगर कल आपने देखा होगा तो सही जवाब दे सकते थे। सौमिल्क, शूद्रक, शौनक और सुश्रुत। तो हमने बात की थी कि जो सुश्रुत थे उन्हें हम चिकित्सा के जनक मानते थे, सॉरी शल्य चिकित्सा के, सुश्रुत को क्या कहते थे? शल्य चिकित्सा के जनक, जिनकी रचना क्या थी? सुश्रुत संग्रह। शूद्रक की भी रचना। तो इनमें से एग्जैक्ट आयुर्विज्ञान से जो है संबंधित किसी का नहीं है। वैसे आयुर्वेद से संबंधित थोड़े बहुत जो है ये थे। तो इसका सही जवाब जो है 2 जो है हम नहीं दे सकते, और विभाग द्वारा भी जो है इस प्रश्न को जो है डिलीट कर दिया गया था। हाँ, वैसे तो यही होना चाहिए, लेकिन विभाग द्वारा एग्जैक्ट आंसर जो है नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों, याद रखिएगा
जिस प्रकार अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न थे। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष, यानी किसी ज्योतिष से जो है ज्ञान था, ज्योतिषी का। वर रुचि, शंकु, छपड़क और अमर सिंह, आपको बताना है किस एक का जो संबंध है वो चिकित्सा से संबंधित था। तो याद रखिएगा, उनके जो 9 रत्न थे उसमें से एक कालिदास मुख्य थे, उसके अलावा बाकी जो 4 नाम हैं, जिसमें से ज्योतिषी से अगर कहा जाए जिसे नॉलेज था वो था शपड़क को। शपड़क को जो है ज्योतिषी का नॉलेज था। ये जो जी बिल्कुल बहुत सही एंजल, शूद्रक की जो रचना है मृच्छकटिकम है, बहुत सही। नेक्स्ट, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। आप जानते हैं कि स्वर्ण मुद्रा की बात हमने कल भी की थी कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के लेकर कौन आए? इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन। लेकिन नियमित तरीके से सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाणों ने चलाया। और कुषाणों में किसने चलाया? तो जो वीम कटफिसिस था उसने चलाया, जो कि वास्तविक संस्थापक भी माना जाता था। लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के कब जारी किए गए थे भारत में? तो गुप्तों के समय। तो यहाँ सिंपल पूछा जा रहा है कि उनके स्वर्ण सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? क्या करसापण कहलाता था, दिनार कहलाता था, निष्क कहलाता था, सुवर्ण? तो याद रखिएगा दिनार। और कल हमने इसकी चर्चा भी की थी कि स्वर्ण सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? दिनार कहा जाता था। वाह, अमर अमर कुश किसकी बात कर रही हैं? इसमें तो अमर कोई है ही नहीं, तो दिनार कहलाता था। निष्क याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता में जो गले में आभूषण पहना जाता था सोने का, उसके लिए प्रयोग होता था। स्वर्ण जो शब्द है सोने के सिक्कों के लिए ही जारी हुए हैं। करसापण जो है याद रखिएगा मिश्रित सिक्के होते थे, उनके लिए प्रयोग किया गया है, या कहीं कहीं चांदी के सिक्कों के लिए भी प्रयोग किया गया है। लेकिन मेनली ये जो है मिश्रित सिक्के होते थे, यानी मिश्रित धातुओं से बने जो सिक्के होते थे। नेक्स्ट, गुप्तकालीन रजत मुद्राएं यानी चांदी की मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? करसापण, दिनार, रूपक और निष्क। आपको बताना है कि इसे क्या नाम दिया गया था। तो याद रखिएगा, इन्होंने रजत सिक्कों को रूपक या एक और शब्द प्रयोग किया गया था रुपयक। ये दोनों शब्द जो है इन्होंने प्रयोग किया था गुप्तकालीन रजत सिक्कों के लिए, रूपक या रुपयक। दिनार तो इन्हीं के समय के स्वर्ण सिक्के हो गए। और निष्क भी एक तरह से सोने के ही आभूषण को वैदिक सभ्यता में निष्क शब्द जो है प्रयोग किया गया था। लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता में माप की इकाई के लिए भी निष्क शब्द का प्रयोग किया गया था। तो कह सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट, रूपक या रुपयक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने। याद रखिएगा, ऐसा माना जाता है कि घटोत्कच जो था, गुप्तों की जो शुरुआत हुई थी ये घटोत्कच के समय काल से ही हुई थी। वैसे हम गुप्त के संस्थापक किसे मानते हैं? श्री गुप्त को कहते हैं कि इन्होंने ही गुप्त वंश की नींव रखी। लेकिन इनकी राजनीतिक विस्तार की बात की जाए या राजनीति में जो इनकी उपलब्धियां या शुरुआत हुई वो घटोत्कच के समय काल ही हुई थी। समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त, आपको बताना है सबसे पहले जो है सिक्के किसने जारी किए थे। तो मैंने पहले भी कहा, वैसे सिक्के सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने ही जारी किए थे। लेकिन जब चांदी के सिक्कों की बात की जाती है कि चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए, तो उसका जवाब जो होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। और यहाँ सिर्फ सिक्कों की बात हुई है, किसी स्पेसिफिक धातु का नाम नहीं लिखा है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इज राइट, चंद्रगुप्त प्रथम। कम टू नेक्स्ट, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य या प्रामाणिक साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ था। इस पे भी हमने चर्चा कर ली है, यानी कि पेपर जो है आउट है, तो जवाब सभी का सही आना चाहिए। एरण, जूनागढ़, मंदसौर और सांची। वैसे भी इसमें दो जो है मंदसौर और एरण, इनका ज्यादा संबंध गुप्तों से, सांची से भी कुछ मिलता है। जूनागढ़ का तो शकों से संबंध है, तो ये तो ऐसे ही सबसे पहले इलिमिनेट हम कर लेते कि नहीं होगा। तो एरण जो भानुगुप्त का, किसका संबंधित था? भानुगुप्त से। वैसे इससे हमें समुद्रगुप्त की भी जानकारी मिलती है, लेकिन मेनली जो ये अभिलेख था वो भानुगुप्त का था। और इसी से हमें सती प्रथा का सबसे पहला प्रामाणिक साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ था। जवाब, आज बहुत खुशी हो रही है मुझे कि सभी का जवाब बहुत सही आ रहा है। नेक्स्ट,
नीचे कुट से क्या करना है, सही उत्तर मिलान करना है। एक तरफ सम्राट के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ इनके जो कह सकते हैं उपाधि दी हुई है। विरुद्ध, शायद उपाधि के लिए ही ये शब्द प्रयोग होता होगा, विरुद्ध कह सकते हैं। मिलान करना है अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। और ये तो कम से कम अशोक सबको पता है कि इन्हें प्रियदर्शन शब्द या देव पिय शब्द प्रयोग किया गया है या पियदर्शी शब्द प्रयोग किया गया है। ए का दूसरा एक में ही है, आसानी से एलिमिनेट कर लिए। और ये प्रश्न बिल्कुल बच्चों जैसा है, अगर ऐसे प्रश्नों को आप एग्जाम में गलत करके आ रहे हैं तो गलती आपकी है, किसी और की नहीं है। समुद्रगुप्त है और चंद्रगुप्त द्वितीय भी पता है, विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। समुद्रगुप्त ने परम क्रमांक, इसीलिए मैंने कहा था कि परम भागवत भी जब कहा जाता है तो सबसे पहले परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने ही ली थी। भले ही बाद में जो है समुद्रगुप्त के अलावा विक्रमादित्य ने भी जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य ने जो स्कंदगुप्त ने जो उपाधि धारण की थी क्रमादित्य, ये बिल्कुल मैं कहूं तो बच्चों वाले प्रश्न है और ऐसे प्रश्न कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए, यानी ऑप्शन सी इज राइट। कम टू नेक्स्ट, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है? यानी प्राचीन शासन काल में किसके समय काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, खासकर स्थापत्य का स्वर्ण युग कहलाता है? मौर्य, सुंग, गुप्त और मगध। ये टाइपिंग एरर है तो याद रखिएगा, सुंग का संबंध मौर्योत्तर से है, तो गुप्तों के समय काल को खासकर स्थापत्य में कहा जाए तो स्थापत्य का जो है ये स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे मंदिरों के उदाहरण मिलते हैं, जिसमें से 5 मंदिर बहुत फेमस हैं, जिसमें से 3 वर्तमान के मध्य प्रदेश से संबंधित है और 2 का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से। एक तो ललितपुर में जो दशावतार मंदिर है, जो कि पंचायतन शैली पर बना हुआ मंदिर है, बहुत फेमस। उसके अतिरिक्त कानपुर में बना हुआ भीतरगांव का मंदिर है, इसमें शिव, पार्वती, विष्णु के बने हुए ही मंदिर पाए गए हैं। और 3 मंदिर जो हैं आपके गुप्तों के, वो मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर संबंधित हैं। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट। आज तो आप लोगों ने बिल्कुल कमाल कर दिया है, सभी के सभी जवाब जो हैं और सभी की तरफ से ज्यादातर जवाब सही ही आ रहे हैं। बहुत अच्छा, ऐसे ही जवाब आना चाहिए बिल्कुल सही, ताकि पता चले कि हाँ वाकई तैयारी जो है दमदार हो चुकी है। बस एग्जाम हो, बस एग्जाम ले, हम तो फोड़ के ही आएंगे। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? यानी स्त्री और पुरुष को समानता मिलता था, एक समान, यानी कि जेंडर इक्वालिटी देखने को मिली थी। गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोलों में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो याद रखिएगा कि ऐसी कहीं बात नहीं मिलती है कि स्त्री और पुरुष को जो है इक्वल दर्जा दिया गया था। वैदिक सभ्यता के पश्चात हम देखते हैं कि स्त्रियों की दशा में जो है गिरावट ही आई थी। सातवाहन वंश वैसे मातृशतात्मक था, लेकिन शासक कौन बनता था? तो वो पुरुष ही बनता था। तो ये कहीं भी उल्लेख नहीं है कि किसी वंश में जो है स्त्री और पुरुष दोनों एक समान थे, या फिर जेंडर इक्वालिटी हमें देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, हाँ, जो मध्य प्रदेश में है वो नचना कुठार और भूमरा का मंदिर है। एक और मंदिर है जो शिव का मंदिर है, नचना कुठार, भूमरा, और एक और मंदिर है वहां पर मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, इन किसी भी वंश में जो है हमें दोनों के बीच जो है इक्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? यानी कि गुप्तों के शासन काल में जो नियमित कर, क्योंकि नियमित कर कहां से प्रचलित हो गया था? वैदिक सभ्यता से ही हमें नियमित कर देखने को मिलता है, जो कि उस समय 1/6 भाग था। मौर्यों के समय भी हमें देखने को मिलता है नियमित कर, मौर्योत्तर में भी नियमित कर में देखने को मिलता है। तो यहाँ सिंपल भले ही नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का आधा भाग यानी 50%, उपज का 1/6 भाग, उपज का 1/3 भाग, 1/3 या 1/4 या
1/6। तो याद रखिएगा हिंदू विधि द्वारा जो सबसे ज्यादा प्रचलित कर था वो 1/6 था। जितना आपका उत्पादन होता था उसका 1/6 पार्ट जो है वो आपको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। हाँ बहुत सही ऋतु। थिंगवा, क्या लिखा है? थिंगवा था या कुछ और था? शिव मंदिर तो है। हाँ हाँ बिल्कुल सही ऋतु, हाँ शिव मंदिर थिंगवा वही था, बिल्कुल सही। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, यानी कि याद रखिएगा उस समय कृषि के अतिरिक्त जो 2-3 कर लगते थे अलग अलग शासकों में, कभी चर पे कर लगा है, आगे जाएंगे मध्यकाल में तो घर पे कर लगा है, चराई पे, एक सिंचाई पर भी कर लगता था, क्योंकि खेती के लिए सबसे जरूरी होता है सिंचाई का होना, तभी जो है फसलें अच्छी उपजेंगी जब उन्हें पानी की उपलब्धता अच्छी होगी। और रियल में नाम था ठिगवा का था, THI ठिगवा का जो था वो मंदिर था, नहीं था, TH मतलब था, ठिगवा था, ठिगवा का मंदिर मध्य प्रदेश में। बिंदक भागम हिरण्य उदरंग या उपरनिका, तो याद रखिएगा सिंचाई कर जो लगता था उदरंग, इसके लिए ऐसे भी लिखा होता था, उदंग भी जो शब्द है ऐसे भी शब्द लिखा जाता था एक, उदरंग के अलावा, एक सेकंड, हाँ ऐसे भी उदरंग लिखा होगा, उदरंग। ये हिरण्य शब्द जो प्रयोग होता था याद रखिएगा मौर्यों के समय जो अनाज के रूप में लिया जाता था, क्योंकि कर जो है प्राचीन समय काल में दोनों में ही मान्य थे, चाहे वो अनाज के रूप में हो या फिर वो धातु के जो सिक्के थे, लेकिन जो प्रचलित ज्यादा था वो अनाज था, क्योंकि सभी के पास जो थे सिक्के इतने मात्रा में नहीं होते थे, तो ज्यादा जो थे अनाज में ही दिए जाते थे, तो अनाज के रूप में जो कर दिया जाता था उसके लिए जो है हिरण्य शब्द का प्रयोग होता था। और हिरण्य शब्द का प्रयोग अगर हम वैदिक सभ्यता में जाएं तो सोने के लिए भी प्रयोग हुआ है, जो सोना यानी गोल्ड के लिए जो है हिरण्य शब्द का प्रयोग हुआ है। जी विष्णु, शिव, पार्वती, इन तीनों ही भगवान के मंदिर, वो पांचों जो मंदिर थे जिसमें से जो विष्णु मंदिर है वो दशावतार का मंदिर है, और ठिगवा का मंदिर जो है वो भी विष्णु का मंदिर है। इसके अलावा जो कानपुर में है वो शिव मंदिर है, और वो दो जो मध्य प्रदेश में है उनमें से एक पार्वती का मंदिर है और एक शिव का मंदिर है। तो याद रखिएगा ये सभी जो शब्द है प्रयोग होते थे। नेक्स्ट अब क्या है, कथन और कारण। अच्छा, कथन दिया हुआ है और उसका कारण। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। जो सामंतवाद बढ़ने लगा तो वो कृषि से ही बढ़ा, क्या ऐसा कहा जा रहा है? फिर कहा जा रहा है इस काल में जो भूस्वामी थे, यानी कि जो भूमि के मालिक होते थे, वो मध्यम वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आए। कौन लोग जो थे, जो भूस्वामी, मध्यम वर्ग और आश्रित कृषक के रूप में आए थे? तो याद रखिएगा यहाँ जो कहा जा रहा है कि जो सामंतवाद का विकास हुआ प्राचीन समय काल में, क्या वो गुप्तोत्तर काल में जब कृषि संरचना हुई, यानी कृषि पर निर्भरता बहुत अधिक बढ़ गई, कृषि संरचना में विकास उसकी वजह से हुआ था? तो बिल्कुल सही बात है, कृषि संरचना ही प्रमुख विशेषता थी सामंतवाद के, क्योंकि वही लोग सामंतवादी का है जिनके पास बहुत बड़े जो थे कृषि भूभाग थे। पर यहाँ कहा जा रहा है क्या इसी कारण से इस काल में भूस्वामी जो थे, भूमि के मालिक जो थे, वो मध्यम वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग। आश्रित कृषक वर्ग कौन थे? जो कि किसी और पे आश्रित हो, सिर्फ कृषि करते थे लेकिन खेत उनका अपना नहीं होता था, उनके अस्तित्व में आए। तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है, यानी कथन कारण एक दूसरे को स्पष्ट कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि कथन और कारण दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या भी है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। जी बिल्कुल जवाब सभी का सही है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत की बात हो रही है, वारंगल। वारंगल प्रसिद्ध था तांबे के बर्तनों के लिए। हमेशा याद रखिए तांबे के लिए मेनली जो फेमस था वो राजस्थान रहा था। स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहा के यंत्र या उपकरणों के लिए, या हाथी दांत के लिए, किसके लिए जो है वो फेमस था?
तो याद रखिएगा ये जो स्थान फेमस था वो उसमें से लोहे के यंत्रों के लिए। तांबे में हमेशा ज्यादातर याद रखिएगा राजस्थान फेमस रहा था। स्वर्ण आभूषण के लिए बिल्कुल नहीं फेमस था। लोहे के यंत्र यहां से मिले थे। हाथी दांत के लिए भी जो है ये नहीं। हाथी दांत के लिए मगध का क्षेत्र फेमस था, क्योंकि मगध के क्षेत्र में जो थे हाथी की बहुलता थी। यहाँ जंगल था तो जंगलों से हाथी की उपलब्धता जो थी वो ज्यादा होती थी। तो याद रखिएगा लोहे के यंत्र और उपकरणों के लिए। लेकिन सबसे शुरुआती समय में जो लोहे के उपकरण मिलते हैं हमें और यंत्र मिलते हैं वो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से, जो कि वर्तमान के एटा जिले के पास है, वहां से मिला था साक्ष्य लोहे के उपकरणों का। तो ऑप्शन सी इज राइट। कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है। कोसे ये कीवर्ड्स है, और मैं कहती हूं अक्सर कि आजकल जो है एग्जाम में ट्रेंड्स होता जा रहा है कीवर्ड्स पूछने का। तो हमेशा कीवर्ड्स जो शब्दावलियां होती हैं उन्हें ध्यान से पढ़ें। कपास के लिए कॉटन जो होता है, सन याद रखिए जूट को कहा जाता है, जूट के लिए प्रयोग होता है। कपास कॉटन के लिए, रेशम के लिए, और ऊन किसके लिए जो है ये शब्द प्रयोग होता था। वैसे आप कपास और कौसे थोड़ा बहुत सिमिलर लगेगा तो हो सकता है, पर नहीं, कपास के लिए नहीं हुआ था ना सन के लिए सन शब्द का प्रयोग हुआ था। ऊन के लिए हम देखते हैं कि प्राचीन समय काल में, खासकर जब हम वैदिक की बात करते हैं तो ऊन शब्द का प्रयोग हमें मिलता है, सन शब्द का। कोसे जो है रेशम के लिए प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि गुप्तों के समय भी जो है इनका व्यापार होता था। कपड़ों का जो उद्योग था हमें गुप्तों के समय मिलता है, चाहे वो मलमल के कपड़े हो, रेशम कपड़ों का व्यापार हो, वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी इज राइट, रेशम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हुण शासक मिहिरकुल को पराजित किया? बुधगुप्त ने, यशोधर्मन ने, शशांक ने और प्रभाकर वर्मन ने। तो याद रखिएगा शशांक का तो संबंध है वो है कब का, जब हम पाल शासकों के बारे, बंगाल के शासकों के बारे में पढ़ते हैं। गौड़ वंश का जो शासक था, गौड़ वंश, ये गुप्त वंश से संबंधित है। बुधगुप्त का संबंध था गुप्त से, और यशोधर्मन और प्रभाकर वर्धन, इन दोनों का भी जो संबंध है वो किससे है? इन दोनों का ही संबंध गुप्तोत्तर से है। तो मिहिर कुल अगर पूछा जा रहा है तो यशोधर्मन याद रखिएगा। गुप्त काल का जो शासक था यशोधर्मन, एग्जैक्ट कहा जाए तो यशोधर्मन के ही जो है यशोधर्मन द्वारा मिहिरकुल पराजित हुआ था। लेकिन सबसे पहले हुणों को जो पराजित किया था, सर्वप्रथम यही शब्द लिख दे तो आप लिखिएगा स्कंदगुप्त द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उत्पत्ति, अच्छा ओरिजिनेटेड की बात हो रही है, अद्भुत नहीं, उद्भुत लिखा हुआ है, यानी ओरिजिन, जहां से उत्पत्ति होती है। ओरिजिन शब्द हम बोलते हैं उत्पत्ति के लिए, तो यहां जो शब्द प्रयोग किया गया है ओरिजिनेट यानी उद्भूत हुआ है। कहां से? 4 देशों का नाम दिया है, चीन, ईरान, इंडोनेशिया और भारत। अब यहां कुछ नहीं सोचना है, सीधे जाइए आप सिंधु घाटी सभ्यता में। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो वहां चर्चा करते हैं कि वहां पर मनोरंजन के लिए पासे और शतरंज का प्रयोग होता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि शतरंज बहुत पुराने समय काल से जो है भारत में खेला जाता है। तो इसका जो ओरिजिनेट है वो भारत से ही हुआ है, क्योंकि ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी मनोरंजन के लिए, इसलिए जो है ओरिजिन जहां इसका हुआ था वो भारत में हुआ था, यानी ऑप्शन डी इज राइट। जी, हुणों को सबसे पहले पराजित किया था, लेकिन यहां लिखा हुआ है कि हुणों में एक शासक था मिहिरकुल, उसे किसने पराजित किया था? तो वो गुप्तोत्तर में जो यशोधर्मन था उसने किया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट,
कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित, अच्छा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली, यानी कि अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कुछ दर्शन से, पूर्व मीमांसा, साख्य, न्याय और उत्तर मीमांसा। अब आप खुद बता सकते हैं कि किससे जो है उनका संबंध हो सकता है, क्योंकि हमने जो षड दर्शन है उनके बारे में ऑलरेडी चर्चा की है कि किसका संबंध जो है किससे है। तो जो कपिल मुनि थे प्रतिपादित दार्शनिक, उनका संबंध जो है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का किसने किया था? सांख्य और न्याय, न्याय का किसने किया था? गौतम ने किया था। सांख्य का भी हम पढ़ते हैं तो किया था कणाद ने, सांख्य का। लेकिन कपिल मुनि का भी जो संबंध था वो किससे था? सांख्य दर्शन से था। सॉरी, कणाद नहीं, कपिल मुनि को, कपिल मुनि का जो संबंध था वो सांख्य दर्शन से था। नेक्स्ट, योग दर्शन, बहुत इजी प्रश्न अब आ रहे हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक थे, कौन थे? गौतम न्याय से संबंधित है, बिल्कुल सही। योग दर्शन, अब आपसे जो प्रश्न है आप लोगों से वो है कि उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा के कौन है? तो याद रखिएगा, योग से सीधे हम याद रख सकते हैं पतंजलि। योग का संबंध किससे? पतंजलि से। गौतम, न्याय, जैमिनी और शंकराचार्य जो थे ये तो दर्शन अलग, जो वेदांत था उससे। बद्रायण, बहुत सही, एक का जैमिनी और एक का बद्रायण, बहुत सही। रीतू ने लगभग सभी प्रश्नों का जो जवाब है सही दिया है, और साथ ही साथ मैंने जितने भी प्रश्न पूछे हैं उनके भी जवाब जो है सही आए हैं। इट मीन्स की जो है तैयारी काफी शानदार चल रही है, क्योंकि उन्होंने प्रश्नों का तो जवाब दिया ही दिया है, प्रश्नों से इतर भी जितने भी मैंने प्रश्न पूछे उनका भी जवाब रीतू की तरफ से सबसे ज्यादा आया है, और रीतू ने लगभग सभी प्रश्नों का अभी तक जो है सही जवाब दिया है। बहुत सही रीतू। जैमिनी और बद्रायण बहुत ही सही है। महाभाष्य, कल ही हमने चर्चा की थी, कल का सेशन अगर आपने देखा होगा तो कल हमने चर्चा की थी। महाभाष्य के लेखक पतंजलि का समसामयिक थे, यानी किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, चंद्रगुप्त प्रथम के। तो याद रखिएगा इनका संबंध जो था, महाभाष्य इनकी रचना थी, और पतंजलि का जो संबंध था, इनकी रचना ये थी, और पतंजलि का जो संबंध था वो पुष्यमित्र शुंग यानी कि मौर्योत्तर शासक जो थे उनसे। और पतंजलि ने जो पाणिनि की रचना थी अष्टाध्यायी, उसी पर संबंधित जो है ये पुस्तक लिखी थी महाभाष्य, यानी कि महाभाष्य का संबंध जो है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी से है। नेक्स्ट, नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रघुनाथ शिरोमणि, गंगेश, श्रीधर और उदयन। आपको बताना है नव्य न्याय संप्रदाय इसके जो है कौन थे। तो इस प्रश्न में है कि दो जो हमारे जवाब हैं वो सही है, गंगेश भी थे और उदयन, ये दोनों ही जवाब सही हैं। तो मान लीजिए कभी आगे इन फ्यूचर यही प्रश्न पूछा जाता है और इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा तो वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, न्याय दर्शन कई बार चर्चा हो चुकी है अभी तक दर्शन में। आप जानते हैं कि षड दर्शन जो था भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शन था। इस षड दर्शन में कौन कौन आते थे? न्याय, सांख्य, उसके अलावा योग, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और एक और था। षड दर्शन के अंतर्गत प्लीज एक बताइए, मैं भूल रही हूं, एक और दर्शन कौन था? अच्छा, तो चरवाक याद रखिएगा, नास्तिक दर्शन था। और चरवाक के जो प्रतिपादक थे वो चरवाक ही थे, गौतम, कपिल और जैमिनी। तो याद रखिएगा गौतम थे, कपिल का सांख्य था और जैमिनी का मीमांसा, पूर्व मीमांसा जो था वो उनसे, और उत्तर मीमांसा जो था उनसे संबंधित था। नेक्स्ट,
यहाँ क्या करना है, मिलान करना है। तो मिलान में क्या हुआ है, एक तरफ दर्शन के नाम दिए हुए हैं और दर्शन के प्रतिपादक आपसे नहीं पूछे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने का जो तरीका दिया गया है वो पूछा जा रहा है। न्याय, मीमांसा, सांख्य और हाँ एक और जो था वो सांख्य था। गौतम, सांख्य और उसके गौतम यानी कि न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पुरोहित थे, कौन किसके पुरोहित थे? अच्छा एंजल आप बात कर रही हैं यहाँ, हाँ पतंजलि जो थे वो शुंग शासक जो थे इनके पुरोहित थे, बहुत सही। वेदांत, तो आपको बताना है कौन सा जो है किससे सही है, इन चारों में आपको बताना है सही क्या है। तो याद रखिए, अच्छा हाँ सिंपल न्याय का तो हम बता सकते हैं, न्याय दर्शन का जो संबंध था वो याद रखिएगा तार्किक चिंतन पर, क्योंकि गौतम जिन्होंने किया था इसका प्रतिपादन तर्क पे बल देना था। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोलना, जो भी रियलिटी है तर्क से संबंधित था। 4 कितने में है, 1 में ही है। वैसे फिर भी हम मिलान कर लेते हैं एक बार। मीमांसा की बात की जाए तो मीमांसा जो होता है उसमें जो था वो था वैदिक अनुष्ठान, क्योंकि वैदिक सभ्यता जो जब हम उत्तर वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक सभ्यता से संबंधित ही ये षड दर्शन की भी हम बात करते हैं। तो वैदिक अनुष्ठान जो थे उनका संबंध था। सांख्य दर्शन की अगर हम बात करें तो वास्तविकता से, वास्तविक ज्ञान का जो है अभिग्रहण करना, उससे संबंधित है। और वेदांत, वेदांत दर्शन शंकराचार्य तो आत्मज्ञान, क्योंकि उन्होंने हमेशा बोला था आत्मज्ञान पे बल देने को। गुड इवनिंग सचिन। सचिन अभी इस बारे में मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि होगा या नहीं होगा मॉक का, क्योंकि मुझे नहीं कराना है, बाकी जो टीचर हैं वो कराएंगे या नहीं इस बारे में मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज राइट, 4 3 1 2। कितने लोगों का 4 3 1 2 आया है? पूनम का जवाब आया है, एंजल का जवाब आया है, मिस कौशल, ओ आपका भी जवाब सही है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, याद रखिएगा दर्शन में अधिकांशतः जो है कर्म पे बल दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि जैसा कर्म करते हो उसके अनुसार ही फल मिलता है। चाहे वो दर्शन की बात हो, गीता में तो सिंपल कह दिया गया है कि कर्म करो फल की चिंता ही मत करो। लेकिन बाकी जो भी दर्शन है, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो या बाकी दर्शन, उसमें कर्म का सिद्धांत जो है। लेकिन इन चारों में से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है जो षड दर्शन के अंतर्गत आते हैं। हाँ एक षड दर्शन में जो है वैशेषिक आता है, यही मैं भूल रही थी, वैशेषिक याद रखिएगा, कणाद जिसके होते हैं। वैशेषिक के कौन है प्रवर्तक? कणाद। तो कर्म का सिद्धांत पूछा जा रहा है कि किससे जो है वो संबंधित है। तो याद रखिएगा कर्म का जो सिद्धांत है इनमें अगर बात की जाए तो वो मीमांसा से संबंधित है, और यही मीमांसा 2 हो जाता है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, जिसमें एक के जो है प्रतिपादक जैमिनी और एक के बादरायण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग दर्शन और प्रचारक सही सुमेलित है, यानी कि बाकी गलत है और एक सही है। वैशेषिक पतंजलि बिल्कुल नहीं, वैशेषिक का अभी मैंने बोला कणाद है। न्याय का गौतम बिल्कुल, तो सही हमसे पूछा है तो सही क्या होगा? न्याय का गौतम। उत्तर मीमांसा कपिल जो है याद रखिएगा सांख्य दर्शन के हैं, और मीमांसा में याद रखिएगा उत्तर मीमांसा के जो है वो है, यहाँ कणाद तो इनके हो गए। मीमांसा में एक के जो जैमिनी हो जाते हैं और एक के बादरायण हैं। उत्तर मीमांसा के याद रखिएगा जो है बादरायण, बादरायण, और इनके जो है जैमिनी। यहां हम षड जो दर्शन है उनके बारे में ही लिख ले रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। न्याय, न्याय याद रखिएगा गौतम, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, उसके बाद वैशेषिक कणाद,
पूर्व मीमांसा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, पूर्व मीमांसा के याद रखिएगा जैमिनी है, और उत्तर मीमांसा बादरायण। ये है भारतीय में 6 जो है आस्तिक दर्शन। क्या इन्हें हम बोलते हैं भारतीय दर्शन के अंतर्गत? ये आस्तिक दर्शन है जो कि वेदों में विश्वास करते हैं, ईश्वर में जो है विश्वास करते हैं। और 3 भारतीय दर्शन में नास्तिक हैं, बौद्ध, जैन और चरवाक। बौद्ध के हो गए महात्मा बुद्ध, जैन के महावीर स्वामी मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं, और चरवाक के जो है प्रवर्तक चरवाक ही कहे जाते हैं। नेक्स्ट, कथन दिए हुए हैं, यानी स्टेटमेंट पढ़ना है और आपको बताना है। विक्रम संवत 58 ईस्वी के से आरंभ हुआ था। 58-57 आसपास का ही है, वैसे 57 एग्जैक्ट जो है 57 बीसी में जो है शुरू किया गया था, और विक्रमादित्य यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। शक संवत किसने शुरू किया था? ये 78 में हुआ था एडी में, और ये शुरू किया गया था कुषाणों में जो थे कनिष्क, उनके द्वारा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। गुप्त काल सन इतने से आरंभ हुआ, बिल्कुल सही है। भारत में मुसलमान शासक का युग 1192 से शुरू हुआ, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मेनली वैसे अरब और तुर्कों ने पहले भी आक्रमण किया था, लेकिन यहां से जो है मुख्य रूप से हमें तराइन का जो प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, तो हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन क्या है, सही उत्तर चुनना था ना, यानी ऑप्शन डी इज राइट। 1 2 3 4 कितने लोगों का जवाब डी है? रीतु का जवाब सही आया है। नेक्स्ट, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान कहां था? यानी जो गुप्तों के बारे में पूछा जा रहा है। काशी से इन्होंने शुरू किया था, अयोध्या से, प्रतिष्ठानपुर से, या श्रावस्ती से? कहां से जो है इन्होंने शुरू किया था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो चंद्रवंशीय यानी गुप्तों की बात की जा रही है, तो इनका जो हुआ था प्रतिष्ठानपुर से, यहां से जो है इन्होंने शुरुआत की थी, ऐसा पुराणों में वर्णन है, क्योंकि अलग अलग स्रोतों में जो है अलग अलग भी बातें लिखी जाती हैं एक ही शासक के या वंश के बारे में। हर्ष के समय, हर्ष यानी हर्षवर्धन की बात हो रही है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? हरिसेन में, कलहण में, कालिदास में, और किसी में नहीं। कलहण का जो संबंध है ये जम्मू कश्मीर की, यानी जो राज तरंगिणी, तो इसमें राज तरंगिणी से हमें जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है उसकी जानकारी मिलती है। हरिसेन से अगर बात की जाए तो हरिसेन ये प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है। कालिदास की कई रचनाएं हैं, तो कालिदास की रचनाओं में हमें शुंग शासक जो मालविका अग्निमित्रम है, शुंग का पुत्र था, और मालविका, इन दोनों की प्रेम कहानी कई। लेकिन हमें हर्ष के बारे में जानकारी भी जो है कलहण से प्राप्त होती है, जिससे हमें जम्मू कश्मीर की प्राप्त होती है जानकारी। वहीं से हमें हर्ष के समयकाल, जिनका संबंध किस वंश से था, तो याद रखिएगा पुष्पवर्धन जो वंश था, इनसे संबंध था हर्षवर्धन का। अच्छा हाँ रीतु, वो बात आप अलग कर रही हैं। बाणभट्ट, हाँ उनके बाणभट्ट जो थे राजकवि थे, यानी हर्ष के समय में राजकवि जो थे वो बाणभट्ट थे, और उनकी रचना जो थी हर्षचरित। बहुत सही। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग और थानेश्वर। तो याद रखिएगा इनकी जो राजधानी थी कन्नौज थी। इन्होंने थानेश्वर से स्थानांतरित करके राजधानी कहाँ बना ली थी? वो कन्नौज बना ली थी। इन्होंने जो गौड़ शासक शशांक था उसे पराजित किया था, और कन्नौज पे जो है अधिकार किया था। थानेश्वर वैसे राजधानी थी, और थानेश्वर से राजधानी जो स्थानांतरित कहाँ की गई थी? कन्नौज। 1 मिनट, मैं कहीं गलत तो नहीं बता रही हूँ? जी बिल्कुल सही, मैंने बताया कि थानेश्वर से ही जो है स्थानांतरित की गई थी। सही है।
सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ कहाँ जो है, क्योंकि हर्षवर्धन ने ही, याद रखिएगा, हर्षवर्धन द्वारा ही सबसे पहली बार जो है कुंभ मेले की शुरुआत की गई थी। और कहाँ से? इलाहाबाद से। यहाँ है कन्नौज और प्रयाग, यानी इलाहाबाद, प्रयाग और थानेश्वर, थानेश्वर और वल्लभी, वल्लभी और प्रयाग। तो वल्लभी जहाँ है वो तो वैसे ही कट गया, नहीं होना चाहिए। या तो कन्नौज प्रयाग में करेंगे या तो प्रयाग थानेश्वर में कहेंगे, क्योंकि उनका जो संबंध था इन्हीं स्थानों से था। यस, हाँ, हर्ष की जो पुस्तकें हैं स्वयं लिखी थी उन्होंने, उसमें हर्ष की जो रचनाएं थे, रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका। बहुत सही। तो याद रखिएगा इन 3 ही स्थान से संबंध होगा, या तो कन्नौज या प्रयाग और थानेश्वर। तो कन्नौज से नहीं था, इन्होंने याद रखिएगा थानेश्वर और प्रयाग में इन्होंने पहली बार जो है कुंभ मेले की शुरुआत की थी। कुंभ मेले की शुरुआत इन्होंने नहीं की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? कार्तिकेय वर्मन द्वितीय ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने, पुलकेशिन प्रथम ने और पुलकेशिन द्वितीय ने। तो याद रखिएगा इन्हें जो पराजित किया था उसमें विक्रमादित्य तो नहीं, ये तो गुप्तों से संबंधित, कार्तिकेय, इन्हें जो किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा जो है हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। मां का मगरमच्छ, क्या बात है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? अब ये सब प्रश्न जो है बिल्कुल बच्चों से प्रश्न है। ये है ऐसे प्रश्न जिन्हें अगर आप आंख बंद करके भी गोला भरे तो सही पर जो है गोला भरना चाहिए, यानी टिक सही लगनी चाहिए। तो ये जो थे आए थे सम्राट हर्ष के दरबार में, और इन्हीं की रचना जो थी सीयू की जो रचना थी हर्षवर्धन की थी। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? क्या ताइसुंग ने, तुंग कुआन ने, क्यूएन ने, उपर्युक्त में से किसने जो है भेजा था? तो याद रखिएगा ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि ह्वेनसांग जो है किसी का दूत बनकर आया था, यानी ह्वेनसांग जब भारत आया था वो किसी का दूत बनकर आया था, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। जैसे हम मेगास्थनीज की बात करते हैं, डाइमेकस की बात करते हैं, डायोनिसियस की बात करते हैं, तो वो लोग दूत बन के भारत आए थे, पर ह्वेनसांग के बारे में वैसा वर्णन जो है नहीं मिलता है। तो ऑप्शन डी इज राइट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो गंधार की राजधानी थी, विक्रमशिला जो बिहार, मगध और नालंदा। मगध में ऐसा कोई विश्वविद्यालय का वर्णन हमें नहीं मिलता। मेनली उस समय जो प्रमुख विश्वविद्यालय मिलते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म से, दर्शन से, चिकित्सा से, आयुर्वेद से, उनमें से एक तो विक्रमशिला था, नालंदा विश्वविद्यालय था, उदंतपुरी था, तक्षशिला था, और एक वल्लभी गुजरात में भी फेमस विश्वविद्यालय था। लेकिन ह्वेनसांग जहां पर अध्ययन करने आया था, याद रखिएगा वो था नालंदा विश्वविद्यालय। और इसे नष्ट किसने किया था और इसे बनवाया किसने था, ये दोनों बताना है आप लोगों को। प्रश्न आप लोगों से ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया, निर्माण किसने करवाया था और ध्वस्त किसने करवाया था? बिहार में है, आप जानते हैं, बिहार शरीफ में है। और इस साल खासकर जो लोग बिहार रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही नरेंद्र मोदी जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जो है उसके नए कैंपस की शुरुआत की गई है। तो इस बार नालंदा विश्वविद्यालय से बिहार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं जी। तो ये याद रखिए, बताना है आपको, सही जवाब तो नालंदा है, लेकिन आपको बताना है बनवाया किसने और नष्ट किसने करवाया। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? फोक्यो की, यिंतु, सीयू की, सीकिया। तो याद रखिएगा जो चीनी यात्री था उसमें 2 थे, सीयू की कह सकते हैं, क्योंकि ये चीनी यात्री ही ह्वेनसांग था, आया था, और इसकी रचना जो थी वो सीयू की थी। जवाब आया है काफी लोगों को विक्रमादित्य। किसने बोला? रॉक स्टार, बिल्कुल गलत है, विक्रमादित्य ने नहीं करवाई थी। ऋतु का जवाब बहुत सही आया है, बिल्कुल कुमार गुप्त और
बख्तियार खिलजी, बहुत सही रितु। रितु के अलावा भी किसी का जवाब आया है। बख्तियार खिलजी रॉक स्टार सही है, पर याद रखिएगा कुमार गुप्त ने करवाया था। उसके अलावा मिस कौशल का जवाब है कुमार गुप्त, और कुमार गुप्त काफी लोगों का जवाब सही है। और खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने, अलाउद्दीन नहीं, मिस कौशल, कौशल है या कुशाल है, प्लीज याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी नहीं बल्कि बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाया था। आज तो रितु कमाल कर दिया आपने, सभी प्रश्नों का रितु की तरफ से जवाब जो है सही आया है। तो याद रखे उल्लेख किस, अच्छा ये नहीं पूछ रहा है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे, यानी भारत के लिए, यहां रचना के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। बख्तियार खिलजी की सेनापति ने, जी बिल्कुल वही बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट करवाया गया था। ये कहा जा रहा है कि भारत का उल्लेख जो है चीनी लेखक जो थे किस नाम से करते थे, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा येन तू शब्द प्रयोग किया जा रहा है। और सी यू की जो रचना थी वेनसांग की थी, और फो क्यू की जो रचना थी ये थी फाहियान की। अब प्रश्न भी आप ही सभी से ही है कि फाहियान जो है किसके दरबार में आया था, फाहियान जो है किसके दरबार में आया था, चीनी यात्री। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा, एक तरफ यात्री है और एक तरफ आपको बताना है, उनके समय काल का वर्णन किया हुआ है कि कौन सा एक जो है सही नहीं है। ये प्रश्न डिलीट किया हुआ है, पहले मैं हटा दे रही हूं, गलत है। अब फिर से स्टेटमेंट वाइज वाले प्रश्न दिए हुए हैं। मुल्तान कहाँ है, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां पर है मुल्तान। मुल्तान का सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, अबू जईद, अल मसूदी और अल बरूनी ने किया है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मुल्तान में सूर्य मंदिर है, इन चारों ने उसका वर्णन किया है, सही है। सांबपुर यात्रोत्सव, यानी कि देखेंगे बहुत सारे स्थानों पे अलग अलग देवताओं के लिए यात्रा उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कि उड़ीसा में पुरी में जो मंदिर है, इन जगन्नाथ जो मंदिर है, यहाँ से रथ यात्रा निकाली जाती है। वैसे ही सूर्य मंदिर के लिए जो है, जो सांबपुर में यात्रोत्सव सूर्य पूजा निकाली जाती है, क्या सही है? तो दोनों ही स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि सही है। 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय एंजल का जवाब आया है, उससे पहले जो जवाब आया है रितु का, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था कौन? फाहियान, बहुत सही। निम्नलिखित कथनों में से कौन 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? बताना क्या है, सही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम बनाए हैं, आप जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 जो हैं उनके द्वारा बनाए गए मठ हैं। तो बिल्कुल सही है चारों मठ। थोड़ा हमें फास्ट क्लास लेनी पड़ेगी क्योंकि मैम का टाइम हो रहा है क्लास की, हिंदी वाली। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों का विस्तार पर रोक लगाई थी, जी बिल्कुल, क्योंकि वे वेदांत पे ज्यादा जो था उनका। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, जी बिल्कुल नहीं, ऐसा है कि जो इलाहाबाद है उसे तीर्थराज नाम, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, तो ये गलत है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, जी वेदांत दर्शन से संबंधित है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इज जो है राइट होगा, क्योंकि प्रयाग यानी इलाहाबाद को तीर्थराज शब्द ये कहीं नहीं है कि शंकराचार्य ने किया था। याद रखिएगा शंकराचार्य ने 4 मठों का निर्माण करवाया है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण में। इस सन टेम्पल को ब्लैक पेगोडा नहीं कहा जाता है, जो उड़ीसा स्थित सन टेम्पल है उसे कहा जाता है एंजल। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? ये फिर से गलत है, 1 सेकंड। यहां है पुलकेशिन द्वितीय, उसके बाद है कनौज के यशोवर्मन जो राजा थे, कनौज शासक यशोवर्मन। उसके पश्चात है आपका हरिसेन का हर्ष,
और दंडी का नरसिंह वर्मन। तो याद रखिएगा, रवि कृति से संबंधित बिल्कुल सही है पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कनौज के यशोवर्मन, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति था तो हर्ष से संबंधित नहीं था। हर्ष का जो संबंध है वाणभट्ट से, इनके जो राज कवि थे वो वाणभट्ट थे, और हरिसेन जो है इनका संबंध प्रयाग प्रशस्ति से, तो ये सही होना चाहिए क्योंकि नहीं है। और दंडी का संबंध जो है नरसिंह वर्मन से, तो ऑप्शन सी इज राइट। कितने लोगों का जवाब सही आया है? नहीं पूनम, आपका भी जवाब सारा सही आया है। मैंने उन प्रश्नों के बारे में रितु को कहा है जिन्होंने मतलब जिन प्रश्नों को मैंने पूछा है जवाब, तो आज इन प्रश्नों में सभी का ही लगभग सही आया है। पूनम आपका भी जवाब सही आया है, डोंट वरी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो रेगुलर बेस पे बच्चे आते हैं उनका नाम ज्यादा याद होता है, परेशान मत होइए, मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं रितु का नाम लूं। सूची 1 और 2 वो हमेशा मेरी क्लास में होती हैं, तो जो बच्चे रेगुलर आते हैं उनका नाम टीचर को ज्यादा याद रहता है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यहाँ एक तरफ दरबारी कवि और एक तरफ राजा हैं, अमीर खुसरो, कालिदास, हरिसेन और वाणभट्ट, और एक तो वाणभट्ट का किससे संबंध है? हर्षवर्धन से। हरिसेन का समुद्रगुप्त से, कालिदास का जो संबंध है वो चंद्रगुप्त से, और अमीर खुसरो का अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के समय काल का जो है वर्णन किया है। तो जो हमारा सही जवाब आ रहा है 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी ऑप्शन बी इज राइट। तो ये बिल्कुल बहुत इजी प्रश्न था मुझे छोड़कर, हाँ आपको छोड़कर जो है जवाब सही आ रहा है।